अस्सलामुअलैकुम। पॉडकास्ट सुन रहा है पाकिस्तान से, मैं हूं आपका होस्ट सबीर एजाज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें इस्लाम में रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम टीचर सर निसार अहमद शेख साहब दी एजुकेटर्स गार्डन ईस्ट सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में टीचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ ऑडियंस को बताइए अपने बारे में, जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं। मैंने इब्तदाई दौर से ही, जब मैंने मैट्रिक किया आगा खान स्कूल से, तो उसके बाद से ही कुछ ऐसे हालात भी बने कि मुझे तदरीसी मामलात में शामिल होना पड़ा। कुछ अपना ज़ाहिर सी बात है, अपने अखराजात वगैरह को भी कुछ मुझे होल्ड करना था। तो तब से लेकर अब तक मुस्तकिल में तदरीसी अमल का और स्कूल्स वगैरह में पढ़ने पढ़ाने वाले सिलसिले से वाबस्ता रहा हूँ। साथ ही साथ अपनी भी तालीम जारी रही। बीच में कुछ मामलात ऐसे हुए कि मुझे अब्रॉड भी जाना पड़ा, मगर मैंने अपने शौक़ को भी नहीं मरने दिया। स्कूल के ज़माने से ही मैं शायरी वगैरह करता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसे भी साथ साथ में लेकर चला। और अल्लाह ताला के करम से जिस फूल को मैं मुस्तकिल पानी देता रहा, जिस बाग को मैं मुस्तकिल पानी देता रहा, आज एजुकेटर गार्डन ईस्ट कैंपस का मैं हिस्सा हूँ और वहाँ पे मैं स्कूल हेड कर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ स्कूल का। मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स वगैरह में भी पढ़ाया। और मज़ीद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मेरी कमांड रही है। कमर्शियल जोग्राफ़ी हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, POC, बैंकिंग वगैरह। तो जहाँ जहाँ मैं गया उन्होंने मुझे हरफन मौला कहा। किसी ने कहा भाई आप तो सरदर्द की दवा है, पोनाडोल है, आप तो हमारा एक्स्ट्रा टायर है। तो वो अब भी मेरी वाबस्तगी है। नूर कॉलेजिएट से भी वाबस्तगी है, एजुकेटर्स से भी वाबस्तगी है, आप लोगों से भी वाबस्तगी है, हर पाकिस्तानी बच्चे से वाबस्तगी है। जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे अपना फ़रीज़ा समझकर, अव्वलीन फ़रीज़ा समझकर वहाँ दस्तयाब हो जाता हूँ। सर आपने जैसा कि हमें बताया कि आपने इब्तदाई तालीम आगा खान स्कूल से हासिल करी, तो मैट्रिक आपने वहाँ से किया। उसके बाद कॉलेज कौन सा चूज़ किया और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े? ज़रा सा मैं लेट हो गया था कॉलेज के हवाले से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जाना लेट होने की ख़ास वजह कुछ ये भी थी कि वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ था और कुछ जिम्मेदारियाँ मुझ पर भी बढ़ गई थी उस वक्त। और फिर मैं इतना लेट नहीं हुआ था जितना आप मतलब एक ये होता है कि भाई फ़ौरन बच्चा मैट्रिक के लिए बाद फर्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाता है। तो ये कि कुछ टाइम लग गया मुझे, फिर ये कि हो गया। उर्दू फेडरल कॉलेज से मैंने इंटर किया है, फिर कॉलेज से एफिलेटेड होकर फिर कॉमर्स में ही मुझे पहले से ही क्रेज़ था कॉमर्स का, तो मैं कॉमर्स ही से गया, आगे भी कॉमर्स ही से गया। ग्रेजुएशन भी मेरा कॉमर्स से ही गया, फिर मास्टर्स भी इकनॉमिक्स में ही गया मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि अब भी जारी रहे, कहीं से मैं कनेक्ट हो जाऊँ और दोबारा वो उम्र आ जाए मेरी कि मैं दोबारा आप ही की तरह किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाऊँ और बैठा रहूँ, क्योंकि वो दौर बड़ा सुनहरा होता है। इंसान जितना भी पढ़ ले, जितना भी कर ले, उसके लिए इल्म हमेशा कम। जी सभी बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि सीखने सिखाने की उम्र कभी नहीं जाती और सिखाने इल्म की उम्र कहीं नहीं जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि महद से लहद तक इल्म हासिल करना है। महद माँ की गोद को कहा जाता है, लहद कब्र की आगोश को कहा जाता है। और मैं एक बात और आपको तस्हीह कर दूँ, और भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे तो मैं तस्हीह करना चाहूँगा। तस्हीह है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और MBA कर लेना और ये सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इल्म आपको, मौला अली करमल्लाहु वजहहू का कौल है कि इल्म आपको रास्तों में बिखरा नज़र आएगा। जिसने आपको सिखा दिया वो आपका उस्ताद है। बड़ा मशहूर कौल भी है कि इल्म बांटने से बढ़ता भी है। बेशक बेशक, और ये वो ख़जाना है जिसे आप जितना लुटाएं उतना बढ़ेगा। तो इल्म आपको कहीं से भी मिल सकता है, इल्म के लिए कोई स्कूल यूनिवर्सिटी फिक्स नहीं है। तो ये एक अमल जारी रहता है। और बेहतरीन अगर आपको इल्म हासिल करना है, बेहतरीन इल्म आप अगर चाहते हैं, तो आप कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। मतलब दुनियावी तालीम के साथ इस्लामी तालीम भी बहुत ज़रूरी है एज अ मुस्लिम। अगर हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप उसी तरह समझ लें, मगर मैं इसके लिए फ़लसफ़ा कुछ और रखता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए आप, हम ये कहते हैं कि जो दीनी तालीम है वो अलग है, दुनियावी तालीम है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ है वो अलग है। तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली वाई हम इसलिए रॉन्ग हैं
कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है और आपको दुनिया में रहते हुए दीन की तालीमात पे अमल करना है, और वो रहनुमाई आपको कहाँ से मिलनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अब पर्दा में तशरीफ़ ले गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान है हमारे दरमियान, और कुरान सिर्फ ताक पे रखने की किताब नहीं है, तावीज़ बना के पहन लेने के मामलात नहीं है, पढ़ लेने का सवाब अपनी जगह। कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को स्कूल कॉलेज से उठाकर या बहुत छोटी उम्र में स्कूल से उठाकर मदरसों में दाखिला दिलवा देते हैं कि बच्चा सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रहा होता है, वो दुनियावी तालीम से एक तरफ से साइड पे हो जाता है। नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको इसके हवाले से बता देता हूँ। मामला ये होता है कि आप दीन की तरफ ले जाते हैं, हिफ्ज़ नाज़रा वगैरह करवाते हैं, फिर दोबारा आप बच्चा जाता है, वो जा सकता है। एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी, इमरान खान साहब ही कहते हैं बड़ी बदकिस्मती हमारी, सॉरी इमरान खान साहब का नाम मुझे पॉलिटिकली वे में नहीं ले रहा, बट आई कंसिडर ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली, सॉरी मुझे नहीं पता यूथ हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, छोड़ दीजिए इसको, अगर आपको हटाना तो हटा दीजिएगा। आई मीन टू से कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि देखिए हमारे पास जब तक मदारिस से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस नहीं आएंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। एक सुलझा हुआ दीनदार मज़हबी रहनुमा हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। तो आप दीन के बगैर दुनिया को लेकर कैसे चल सकते हैं? आप कारोबार करते हैं, आपको पता है सूद हराम है, आप उसको साइड पे करें। आप दुनियावी मामलात में जाते हैं, आप निकाह करते हैं, आप कुछ भी करते हो, व्हाटएवर, मज़हब तो आपके साथ, दीन तो हर जगह आपके साथ है। तो ये कहना कि दीन अलग है, दुनियावी तालीम अलग है, दिस इज़ आई थिंक रॉन्ग। इस कॉन्सेप्ट को हमें पहले ब्रॉश करना पड़ेगा। हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को हमें एक लेवल पे एक साथ एक ही समझना भी चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया में जो चीज़ें हराम है, दीन ने उसकी इंडिकेशन तो दी हुई है ना। अगर आप दीनी तालीम को लेकर समझ के चल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिस इज हराम, दिस इज ओके, दिस इज हलाल, दिस इज लीगल, दिस इज ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारा इस्लाम हमें आज से 1400 साल पहले बता चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें वो ऑब्वियसली साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताऊं, देखिए आपका पड़ोसी मुल्क है, वो आपके साथ ही आज़ाद हुआ, देखिए दुश्मनी अपनी जगह साइड कर दे, हकीकत को मान लेना चाहिए। हकीकत हो तो दिल सीने से खींचने लगता है, वाइज सही है ना? तो क्या कहते हैं वो, हकीकत खुद को, सच्चाई हो तो दिल सीने से खींचने लगता है, वाइज हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। इंडिया चांद पे पहुंच गया, ठीक है ना? हम अब तक यही हैं, हम अब भी 14 अगस्त में बाजे बजाने में लगे हुए हैं, है ना भाई? मेरे हाथ में बाजा है, कोई असला तो नहीं, तुम्हारे कान पे बजा दूं, कोई मसला तो नहीं। हम इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो सूरह रहमान में चांद पे जाने की पूरी तदबीर मौजूद है। आप सूरह नहल उठाएं, उसके पहले रुकू में सवारियों का जिक्र है कि ये लोहा हमने नाजिल किया, मफहूम, जिसे आप सवारियों में इस्तेमाल। उस वक्त 1400 साल पहले लोहे की सवारियां, ट्रक, रेलगाड़ियां नहीं थी। तो अगर आपने कुरान को पढ़ लिया तो आप दुनिया में भी फलाह पा जाओगे। एटम का जिक्र कुरान में, डैम का जिक्र कुरान में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और जितने भी आपने देखा होगा ताकतवर जिन्होंने दुनिया के अंदर ग्रिप रखी साइंटिस्ट ने, जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी, वो अली सीना, ये सब कौन थे बेटा? ये सब मुस्लिम। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें आगे आना पड़ेगा। हम आपके मुजरिम, बिल्कुल। कुरान ने पूरा कंप्लीट जीने का तरीका सिखा दिया है, बता दिया है उसके अंदर, आज से 1400 साल पहले, और 1400 साल के बाद, 1700-1800 साल के बाद तक का जीने का तरीका हमें उसमें सिखा दिया। देखिए इस्लाम 1400 साल पहले कुरान और नबी पाक सल्लम पे आकर मुकम्मल हो जाता है। इस्लाम तो दीन हनीफा था, वो तो पहले भी था, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था। और इस्लाम में ये बातें नहीं होती इस तरह की कि ये चीज़ चमत्कार हो गया, जी नहीं। इस्लाम हर चीज़ का साइंटिफिक जवाब देता है, हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन, एग्जैक्टली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में, आज आपने हवाई जहाज ईजाद नहीं किया क्या? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर बनने का ख्याल कैसा आया सर आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ख्याल आना और खून में रच बस जाना, ये दो अलग अलग मुतज़ाद बातें। मेरे खून में रचा बसा था ये। पहली बार टीचर बनने का कब सोचा? बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, आपके जवाब की तरफ। मेरे सर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे इनको अभी 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। मेरे पहले टीचर थे, हनीफ साहब नाम था उनका, और मैंने प्री से लेकर और 5 क्लास तक उन्हीं के पास मैं ज़ेर तालीम रहा था। नेशनल टाइनी टॉट्स स्कूल नाम होता था, अब नेशनल पब्लिक स्टार हो गया उसका नाम।
और मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था, उनका स्टाइल, उनका अंदाज, इवन कि वो बड़े सख्त थे, बहुत पिटाई होती थी मेरी। So you idolize him. यप, ही इज़ माई आइडियल। आइडियल कभी वॉज नहीं होता बच्चे, ही इज़ माई आइडियल एंड स्टिल ही इज़ माई आइडियल एंड विल रिमेन माई आइडियल। तो मैंने उनको देखा, इवन के मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात ये हुई कि जब मैंने मैट्रिक किया, मुझे कोचिंग की नीड हुई, एज पर आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि मैं बड़ा स्ट्रगल में था और मैं अपनी जॉब भी मॉर्निंग में करता था। तो एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था, एन दानिश। तो वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा हाथ मिल गया निसार अहमद जमान साहब का। निसार दानिश, आपने सुना भी होगा इनका नाम, बड़े अच्छे टीचर हैं, अभी भी वो अपने सेंटर को लेकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा भाई आप तो बड़े अच्छे, अपने तो आप तो बड़े काबिल हो, बेटा आप पढ़ाते क्यों नहीं? मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी था। अब मैं खुद फर्स्ट ईयर पढ़ने गया था, मैंने 9-10 को थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया, मेरी कुछ पॉकेट मनी बन गई, उन्होंने मुझे कोचिंग की फ़ी में वेव कर दी। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे 1-2 स्कूल वगैरह में ले गए। आई वॉज ओनली 18 ऑन दैट टाइम एंड देन मैं स्टार्ट हुआ हूँ, पढ़ाता रहा, मुस्तकिल जॉब भी करता रहा, पढ़ाता भी रहा, मुख्तलिफ जगहों पे, शाम में कहीं और जॉब कर ली, कहीं अकाउंटेंट की लाइटली स्लाइटली, मगर सुबह लाजमन पढ़ाया, या सुबह कहीं जॉब कर ली तो शाम में किसी कोचिंग में लाजमन पढ़ाया। तो ख्याल तो था ही उन्हें देख के, हनीफ साहब को देखकर, फिर उनके अंदाज को अपनाया। बस एक फ़र्क रखा, वो थोड़े सख्त थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे, बल्कि मैं कम्प्लीटली अपोजिट हूँ। मैं बहुत So आप बड़ा सॉफ्टली अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड हैं, मेरे स्टूडेंट्स लाइक माई फ्रेंड। मैं इनको चाहता हूँ कि वो मुझे अपना मसला शेयर करते हुए हेजिटेट फील ना करे, मगर एक डिस्टेंस जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रहता है वो मैं ज़रूर रखता हूँ। बट आई लव माई ऑल स्टूडेंट्स, जितनों को पढ़ाया, जितनों को पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह जितनों को पढ़ाऊँगा, आई लव दैम। So you became a teacher at the age of 18 जब आप फर्स्ट ईयर में थे। Just I was only on first year. You can say that I was in matric when on that time I just kept some tuition students over there at my home. I just teach them on my terrace. बैठ जाते थे, पढ़ा देते। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने जॉब भी करी, साथ में पढ़ाया भी और आगे चीज़ें भी मैनेज करी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया फैमिली को भी, अपने आप को, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग यंग जो यूथ जो आपने अपनी देखी है, यंग लाइफ आपने बड़े ही एक अपने मुझे माजी में ज़्यादा माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हफ्जा मेरा। मगर बेटा बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत जल्दी हुई है और बहुत जल्दी मैंने बहुत सारी चीज़ों को, मैं अब्रोड भी गया, एज ऑफ में स्कूल में ही था एक, और मुझे एक ऑफ़र आई। पहले मैं गया युगांडा गया, फिर वहीं से फिर युगांडा से ही फिर जिम्बाब्वे वगैरह इधर उधर। नहीं, जॉब के लिए गया था, स्टडी के लिए। मुझे पेपर सेकंड ईयर के देने थे, मैं आया था वहाँ से, पेपर दिए मैंने, ठीक है। देन मैं रह गया था, सीधी बात है, क्योंकि मैं इतना बर्डनाइज था। अगेन ट्राई की, हारना नहीं है, आगे गया। बड़ी खूबसूरत बात करी आपने कि हारना नहीं है। आजकल की अगर मैं यूथ को देखूं, जो मेरी एज के लड़के लड़कियां हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, थक जाते हैं हर चीज़ से। आपने बताया कि आप अब्रॉड भी गए, आपने बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है अपनी यंग टाइम पे, जब आप एक पीक होता है इंसान का, जब वो बनना शुरू होता है। तो एक छोटा सा मैसेज कोई हमारे यंगस्टर्स को देना चाहेंगे इस बेस पे? यंगस्टर को मैसेज ये दे देंगे आपको कि देखिए भाई, आपने अभी एक मैच देखा होगा, हम हार गए इंडिया से, इसी के अंदर जवाब है। हम बड़े अफसरदा हुए, फिर श्रीलंका से हारे और ज़्यादा मतलब हमारा दिल जो है वो डिसहार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हम ब्रोकन हार्ट हुआ हमारा। पर एक बात आपने नोट की, मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, एक बात आपने नोट की, श्रीलंका की जीत कब हुई? जब हम हारे। तो हमारी हार के बगैर उनकी जीत अधूरी थी। तो आप कभी भी ये ना समझे कि मैं हार गया, आप हारे तो वो जीता। कल ये वक्त भी आएगा कि आप जीतेंगे, कोई हारेगा। तो हारना नहीं है, चलते रहना जिंदा होने की अलामत है। एक जगह गिर जाना, पड़ जाना, ये मुर्दों की पहचान होती है। मैंने फिर और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की, मैं मलेशिया वगैरह भी गया। और मेरी का शौक है तो एक शेर इस बात पे मुझे याद आया, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है सर आपको? पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाना पसंद है? आपसे मैं अगर ये सवाल करूं, अगर आपके पिता बच्चे हैं 4-5 अगर आपके बच्चे हों, कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा अजीज़ है? हर बच्चा ही अजीज होता है। बिल्कुल। तो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसमें उतर जाऊँ,
उसे पी जाऊं और पिला। लेकिन कोई एक ज्यादा लाडला बच्चा ज़्यादा लाडला बच्चा तो बिल्कुल होता है, वो मुताला पाकिस्तान आप कह सकते हैं, पाकिस्तान इसकी स्टडीज़। वजह पाकिस्तान से मोहब्बत है। बिल्कुल, वतन से मोहब्बत अंबिया की सुन्नत है, मुझे भी है। इसके अलावा कमर्शियल जोग्राफी भी मुझे बहुत पसंद है, इसमें नॉलेज ज़्यादा है, किस कंट्री में क्या ग्रो हो रहा है, किस कंट्री का फ्लैग कैसा है, कॉइन क्या चल रहा है, करेंसी क्या चल रही है, जीडीपी क्या है, क्या वहाँ पे कल्चर चल रहा है। तो कमर्शियल ज्योग्राफी में नॉलेज ज़्यादा है। जहाँ नॉलेज ज़्यादा है वहाँ मुझे, अब आप देखिए, उर्दू भी मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। शायरी का शौक है। मैं बिल्कुल नहीं, एक्सेलेंस में वही आ रहा हूँ, एक्सेलेंस में मैं इंग्लिश पढ़ाता था। तो वहाँ पे इस्माइल साहब होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद करे। काफ़ी नफीस इंसान थे। तो वो मुशायरा वहाँ होता था, उस मुशायरे में उन्होंने जब देखा और कहा कि यार आप अपने अशार लाए हुए हैं, बाकी लोग गालिब और मीर ला रहे हैं, सर साहब आपने उर्दू पढ़ाना है। मैंने कहा सर मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, आपने उर्दू पढ़ाना है। सर शायरी अलग चीज़ है, ग्रामर नहीं, आप पढ़ा लेंगे। और मैंने पढ़ाया। इसके बाद मैं 6 साल तक वहाँ उर्दू पढ़ाता रहा, और बच्चा मेरा बिल्कुल ऐसा करीब था जैसे समझ ले कि वो फिर अपना होकर रह गया था। तो सब्जेक्ट तो सारे अजीज है, मगर ये कि जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, लाइक कमर्शियल ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, आई लव देम। स्टार्ट मैंने इंग्लिश से किया था वैसे। आपने अभी एक बात कही सर कि कमर्शियल ज्योग्राफी या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें नॉलेज ज़्यादा है, जिनमें दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं, तो हमारा करिकुलम इतना अप टू डेटेड है कि सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन होती हैं, हर ईयर इतना अपडेट होता है? एक्चुअली कमर्शियल ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, जियोग्राफी, जियो मीन्स ज़मीन और ग्राफी मीन्स यानी अप डाउन ऑफ द अर्थ वॉट एवर, आपको अब हर चीज़ हर जगह मुयस्सर है। आज से अगर मैं कहूँ कि मैंने 94 में पढ़ाना शुरू किया, 95 में पढ़ाना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट कोई 22 ईयर्स, बल्कि ज़्यादा हो गए, 28 ईयर्स हो गए। ठीक है। तो उस वक्त का मेथोडोलॉजी बच्चों के लिए कुछ और थी। मैं अगर उस दौर के बच्चे का बन के पढ़ाऊँगा तो वो मुझे कैच नहीं कर पाएगा। एक जनरेशन गैप आएगा, एक एज गैप आएगा। ये भी एक मैसेज ही आप ले लें अगर चाहें तो, बाकियों के लिए भी, कि आपने जिस एज के बंदे से बात करनी है ना, उसकी एज का बनना पड़ेगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। कहते ना, किसी बुजुर्ग का कॉल है कि किसी का दिल जीतना चाहते हो तो ज़बान जीत लो, ज़बान उसकी सीख लो, आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी को अपनी बात समझानी है, उसकी एज का, मुझे अपनों से बड़ों को पढ़ाया है। मैं एज 28 29 की एज थी, मेरे पास लैंग्वेज पढ़ने वाले 40 45 साल के आते थे। अब मैं उनके साथ उनके जैसा हो जाता, उनके लिए चाय भी मंगवा लेता था। अरे यार आप चाय पियो, बातें करते करते पढ़ते। तो सब कुछ किया। अब आज के दौर में जो आपने सवाल किया, उसका जो एक्चुअल पॉइंट है, जो बिल्कुल इसका मेन पॉइंट है, वो ये है कि क्या हम इतना अप टू डेट है? तो आजकल हम क्या अप टू डेट होंगे? आपके पास गूगल है, आप इल्म के लिए गूगल पे जाएं, सर्च करें क्या चेंजेस आई, मिलेगी आपको, तहकीक करें। अब मैं सिर्फ किताब देख के पढ़ा लूँ तो फिर क्या पढ़ाया मैंने? तो गूगल पे जाएं, और भी जगह और रिसोर्सेज हैं। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, एक बात बहुत जल्द बताऊंगा। थोड़ा सा आप आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो एक बात वो आएगी, बहुत जरूर बताऊंगा। सर क्वेश्चन तो क्या, एक बड़ा अलमिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हम अभी तक करिकुलम जो है वो बहुत पुराना लेकर चल रहे हैं। रिसेंटली थोड़ा बहुत अपडेटेड हुआ। अगर मैं अपनी फील्ड से आईटी से रिलेटेड बात करूँ तो कंप्यूटर एक ऐसा कोर्स है जो कि हर स्कूल में, हर एजुकेशन सिस्टम में आम होना चाहिए और अप टू डेटेड होना चाहिए हर साल। लेकिन स्टिल अगर मैं अपनी रशीज की बात करूं या अपने स्कूल्स की बात करूं, तो हम लोग अपने स्कूल्स की बुक में स्टिल फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा रहे हैं। दुनिया यूएसबी से भी आगे बढ़ चुकी है, क्लाउड स्टोरेजेस पे जा चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। इसी तरह के इसमें यूनिवर्सिटी के करिकुलम्स की बात करूं तो बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही है। तो इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? नॉट स्पेसिफिकली कंप्यूटर। सच बात अगर मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि बात है रुसवाई की, अपने ऊपर ही आ जाती है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बेटा मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं सब मेरी आधी उम्र के हैं, और हम आपके मुजरिम हैं। बिल्कुल, कोई करे ना करे, मैं मानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ। मेरी एज के आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरी एज के और भी लोग आपके मुजरिम ही हुए, जाहिर सी बात है। मैं उनको इस वक्त रिप्रेजेंट करते हुए अगर बात करूँ तो मैं मुजरिम हूँ। यूँ कि मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको इंडियन मूवीज़ दी, इंडियन ड्रामे दिए, रिश्ता वही सोच नहीं, स्टार प्लस ये दिया।
मैंने सास भी कभी बहू थी दिया, मैंने आपको अमिताभ बच्चन दिया, मैंने शाहरुख खान दिया, मैंने आपको पाकिस्तान से क्या दिया? जब तक आप अपने कल्चर को, आपका कल्चर बड़ा लश ग्रीन है, आपके पास महमूद गजनवी है, आपके पास मोहम्मद बिन कासिम है, आपके पास सलाहुद्दीन अयूबी है, टीपू सुल्तान है, साइंटिस्टों में आप जाएं तो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी है, जाबिर बिन हयान है, अबू अली सीना है। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास शौरा में अहमद फराज है, वसी है, परवीन शाकिर है, अलामा इकबाल है, गालिब है, मुइन अख्तर है, अनवर मकसूद है। हर शोबे में हमने आपको क्या दिया? हमने आपको कुछ नहीं दिया। मसला यह है कि आज जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसका रीज़न भी यही है कि जो चलता है उसे जैसा चलता है वैसे उसे चलने दिया जाए। मेहनत कम, इनकम ज़्यादा। क्या पता इसके बाद कि मेरे पीछे कोई ना लग जाए, मगर बात सच कहनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है, और उसमें कोई तालमेल नहीं होना चाहिए किसी और चीज़ का। तो एक्चुअली मामला ये है कि वो अब कुछ तब्दीली आई है, बिल्कुल आई है, एग्जैक्टली आई है, मगर ज़्यादा आनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे आनी चाहिए थी। अब कुछ किताबें भी चेंज हुई हैं, मगर वेरी ऑनेस्टली टू से और वेरी सॉरी टू से कि ये चेंज 2 साल पहले कोविड के दिनों में आना शुरू हुआ था, और किस तरह से आ रहा था कि 6 महीने 8 महीने गुजर जाते थे और हमें पता लगता था कि बुक चेंज हो गई। फिर जब हम बुक वालों को वहाँ पे कॉल करते थे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एक मेन एरिया है, कि भाई बुक्स क्या चेंज हुई है, हम बच्चों को उस हिसाब से प्रिपरेशन कराएं, हमें भी नहीं पता, आपको पता लगे तो हमें बताना। ये तो वही बात हो गई कि मौज़िन साहब पूछते हैं कि अजान का वक्त कौन सा है, तो ये वाली बात भी हुई है। तब्दीली लानी है, तब्दीली अपनी ज़ात से होती है। हम अगर कहें कि यार हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा इस सिस्टम में जिसमें हम आपके मुजरिम हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आने वाली नस्लों के सामने मुजरिम बन के ना हो, बल्कि आप सीना चौड़ा करके बैठें और कहें कि बेटा हमने आपके लिए, ये वतन अब आपका, आपके हवाले है, अब आप संभालिए। तो ये होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, अब चेंज आ जाए। मैंने हाथ खड़े कर लिए। कैसे चेंज ला सकते हैं? कोई यंगस्टर्स को पैगाम दे, मशवरा तो ऐसे ला सकते हैं कि इल्म की तरफ फोकस करें, इल्म बिखरा पड़ा है, अटेम्प्ट करें, हारे नहीं, गिव अप ना करें, और उन इदारों में जहाँ पे आज काली भेड़े हैं वहाँ पर रिप्लेस हो, तो आप जैसे लोगों से हो, अच्छे लोगों से हो, यूथ से हो। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। तो आप में से ही कोई मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए, कोई लियाकत अली खान सामने आए, कोई फातिमा जिन्ना सामने आए, अच्छे लोग सामने आए, कोई टीपू सुल्तान सामने आए, कोई दबंग टाइप का कोई हमारा लीडर। लेकिन सर ब्रेव। आजकल की यूथ है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया में, टिकटॉक में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मशगूल होके रह गई है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, टीपू सुल्तान जैसा, अल्लामा इकबाल जैसे किरदार आएंगे सामने? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। जहद मुसलसल बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक पानी का कतरा एक जगह पे मुस्तकिल गिरता रहता है ना, वो अगर गिरता रहे मुस्तकिल तो वो चट्टान में भी सुराख कर देता है, दरार डाल देता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना है, पेवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख, तो बिल्कुल आ सकता है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि कुछ मामलात हैं, जैसे कि हमारे अपने पेरेंट्स से बच्चों के हाथों में मोबाइल है, देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। और स्कूल्स वगैरह में भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली उन चीज़ों की तरफ लाया जाए कि कोई साइंस एग्जीबिशन है, छोटे मोटे प्रोजेक्टों से निकल के अब कुछ दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। सर आजकल वही बनवा रहे हैं कि आप बैटरी को बल्ब से जोड़ के दिखा। ना, मैं अगर अपनी स्कूल की तारीफ करने लग गया है तो कोई पब्लिसिटी ना कह दे। नहीं, अगर कोई बेहतर स्कूल को ऐसा स्टेप ले रहा है, बिल्कुल ले रहे हैं। हमारे स्कूल के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े जो है वो एग्जीबिशन होते हैं, और उन एग्जीबिशन में हमारे बच्चों को बुलवाया जाता है। वहाँ पे पीएफ म्यूजियम के अंदर कोई अभी बहुत बड़ा साइंस एग्जीबिशन हमारा गया है, मैं आप लोगों को अगर कहेंगे तो तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा। तो ये एजुकेटर्स पूरा एक सिस्टम है, तो उसके अंदर ये सब कुछ होता है। एजुकेटर्स के अलावा स्मार्ट स्कूल में भी होता है। मैं सिर्फ अपने स्कूल की क्या बात करूँ, तो अच्छी जगह मैं ये कहता हूँ कि ये बड़े स्कूलों में जहाँ पर आप बच्चा फीस दे के जा रहा है वहाँ तो हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट स्कूल में भी होना चाहिए। वो टीचर्स तो ज़्यादा मेरे ख्याल में सैलरीज लेते हैं, तो तब्दीली आती है। बात तब्दीली पर दोबारा लाते हैं अपनी ज़ात को दुरुस्त कर लेने से। सर मेरे एक के तब्दील हो जाने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। आपके एक के तब्दील हो जाने से कम से कम एक नहीं, आपकी प्लीज लेट, आपको देख के शायद मुझे इंस्पिरेशन हासिल हो गया। एक्जैक्टली, एक तो ये भी हो सकता है, एक तो ये भी एक बात बिल्कुल आपकी बजाय बेटा, और एक बात ये भी कि आपके एक के दुरुस्त हो जाने से कम माशरे से एक फर्द सुधर चुका है। वो फर्द जो है वो खानदान की इकाई है, वो अपने पूरे माशरे को सेट करेगा। दिया से दिया जलता है,
मैं सुधरा, मैंने अपनी औलाद को, अपनी नस्लों तक पहुंचाई बात, मेरे बच्चे ने अपने दोस्तों को बताई, मेरे पड़ोसियों ने देखा, मेरे अहबाब ने देखा। तो रोशनी, अंधेरा एक जगह साकित रहता है, रोशनी फैल जाती है। तो दिया तो जलाएं, रोशनी ज़रूर फैलेगी। सर, शायरी में भी आपको खासा इंटरेस्ट है, तो कुछ अपने लिखे हुए शेर हमें सुनाइए, कुछ हमारे लिए भी अर्ज कर दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए भी अर्ज़ कर देते हैं और अपना लिखा हुआ कुछ आपको सुना भी देते हैं। जब सूरज की पहली किरण बेदार हुई, एक नए दिन की शुरुआत हुई। जब सूरज की पहली किरण बेदार हुई, एक नए दिन की शुरुआत हुई। सफ़ीर सोता रहा अपने नर्म बिस्तर पर, वो एक शख्स जिससे ज़िंदगी नाराज़ हुई। तो ये आप लोगों के लिए था, बच्चों के लिए, कि सूरज के साथ ही जाग जाएं, इंतज़ार ना करें। सूरज आगे भाग जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं जाने देना है उसे। और भी बहुत कुछ लिखा है मैंने, मैं कोई 600 के करीब मेरी गज़लें हो चुकी हैं, मगर अभी तक मैंने इसको पब्लिश नहीं करवाया है। मैं एक्चुअली स्कूल के ज़माने से लिखता था, मेरा स्कूल वालों ने ये निक दिया था। मेरे सर थे तनवीर आलम तनवीर साहब, खुद भी शायर थे। तो आपने वो इंडिया का एक गाना सुना होगा, रेन इज़ फॉलिंग छमा छम छम। उन्होंने तो बड़ा उसको उल्टा सीधा कर दिया कि लड़की ने आंख मारी गिर गए हम। ये मेरे सर ने लिखा था, रेन इज़ फॉलिंग छमा छम, पैर मेरा फिसला गिर गया हम। तो वो इंडिया में उसको कहीं पहुंचा, उन्होंने उसको जो है वो चेंज कर दिया। सर, आपके टीचिंग करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो चाहकर भी दिमाग से ना निकलता हो, जो छप गया हो दिमाग में? बिल्कुल बहुत से मामलात होते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि मैं उस एज से पढ़ा रहा हूँ जब मैं खुद भी बड़ा यंग होता था। तो बड़े मामलात हो जाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो ना कही जाए तो वो अच्छी रहती हैं। अलबत्ता बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं था, मगर ज़ाहिर सी बातें कि बन जाती हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहें हमारे साथ, कर सकते हो, ऑन स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ हमारे? हाँ, ऑन स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैं, वो ज़रा सोचने दें मुझे। बहुत सारे हैं, कोई अच्छा सा मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। एक्चुअली मैं अपने बच्चों को लेकर गया था पीएफ म्यूज़ियम में। तो यह ऐसे कोई 3-4 साल पहले की बात है, जब, बल्कि 5 साल हो गए। मैं एजुकेटर्स में एज अ टीचर जब वहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने, बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे आया। तो पहले तो मेरे बच्चों का नाम ही अनाउंस नहीं हुआ कि भाई ये तो स्पीच में है ही नहीं। और इसके बाद फिर ये हुआ कि जाकर मैंने थोड़ा सा फाइट किया। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे तैयार होकर आए इंग्लिश के अंदर और आपने स्पीच उर्दू कर दी अचानक से। बाद में फिर उन्होंने बड़ा सॉरी किया। और उसके बाद आप जानकर हैरान होंगे कि जिन बच्चों को वो स्पीच करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, ऊपर से लेकर 1 till 3 3 पोजीशन एक कैटेगरी में मेरे बच्चों की है अभी। तो वो एक बड़ा ही एक, उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरे बच्चों को तो बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था इन्होंने। मगर जब सुना तो मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती। वहाँ बैठे हुए एक जो जज थे, उन्होंने कहा मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती। अगर ये इंग्लिश में करके आ गए और उन्होंने उर्दू के अंदर स्पीच का ये कंपटीशन था, उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, तो कोई बात नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से वो प्रोग्राम था। तो फर्स्ट पोजीशन भी मेरा स्टूडेंट ही ले गया, सेकंड पोजीशन भी मेरी स्टूडेंट, मेरी तालिबा थी, उन्होंने ही लिया, थर्ड पोजीशन भी उन्होंने लिया। और फिर जज साहब ने अपनी शीट उठा के वो भी हमें सबको बुलाकर विद बकेट्स हम सबको दे दी कि भाई ये मैं, मेरी तरफ से मुझे बहुत खुशी हुई। तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट था इसके लिए, बड़ा उस वक्त इंस्पायरेशन थी कि मैं, यकीन माने कि मैं पहली बार ऐसा इतना कोई तो ये नहीं होता, बच्चे जीतते रहते हैं, हारते भी हैं, कोई मसला नहीं होता, मगर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरे यार मेरे बच्चे क्योंकि बड़े अपसेट हो रहे थे, उन्होंने बैठ गए थे कि सर हम तो इतना कुछ करके आए, सुबह के बेचारे 8 बजे के आकर बैठ गए, पर हम लोग वहाँ 10 बजे पहुँचे हैं। वो बताया जा रहा है कि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, पीछे बच्चों के गया था मैं, तो वो आपके बच्चों की तो होनी नहीं है स्पीच। फाइटिंग की मैंने अंदर जाके ग्राउंड में, ये क्या मजाक, बच्चे तो तैयार होकर आए हैं, यू शुड टेक देयर, यू नो, भले आप ना करें, इनको कुछ भी ना दें, मगर इनको स्टेज तक तो लाएं। और जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने ग्राउंड ही जीत लिया। तो डेट वॉज द मैजिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड आई जस्ट रियलाइज कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। The most memorable moment of your life? One of the most memorable. लाइफ बहुत कुछ है। In your teaching career. इन माई टीचिंग कैरियर, देखिए मोस्ट मेमोरेबल की बात आप करेंगे तो वो कोई एक ख़ास दिन तो नहीं है। किसको कहकर पत्थर मारूं कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है।
तो बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर मेरा जो मेमोरेबल एक पीरियड रहा है, वो दिन नहीं है, पूरा पीरियड। एक्चुअली जब मैंने एजुकेटेड गार्डन्स कैंपस की कमांड संभाली, जब मुझे ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, हमारी हेड जा चुकी थी, उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो उस वक्त कोविड अचानक से, एक तो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट था जो बिल्कुल पाइपलाइन पे था और बड़े पैमाने पे होता था, उसे मुझे लेकर चलना था। साथ ही साथ हमारा पीएफ में एक एग्जीबिशन था, उसको भी लेके जाना था, उसमें कोई 42 स्कूल हमारे आने थे। तो ये दो चैलेंजेस मेरे सामने थे। फिर तीसरा एक और मामला कि स्कूल को होल्ड करना, सारे मामलात को देखना, और उन सबसे बढ़कर कोविड, उसमें ऑनलाइन वाला मामला आ गया था कि सारी, जो आपको पता है कि वो जो था कंप्लीट क्लासेस जो थी, वो सारे चैलेंजेस जूम पे चले गए थे। और ऐसे में मेरी टीम ने मेरा बड़ा साथ दिया। एजुकेटर्स में हमारे गरसलान साहब होते हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया। एक मेरी सिफारिश होती थी, वो खुद अब हेड है स्कूल की, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी असिस्टेंट थी भविता, धीर साहिबा, मिस उज़मा है, मिस सबा है, मेरी टीम, वकार साहब, किस किस के नाम लूँ मैं। तो हर बंदा मुजाहिद बन गया और एज अ लीडर मुझे फ्रंट पे रहना पड़ता था। आप यकीन कर लेंगे कि रात के 3-3 बजे तक पेरेंट्स की क्यूरीज आ रही होती थी, सर स्कूल ऑन है, ऑफ है, सर ये क्लास कब होनी है, सर वो क्लास कब होनी। इवन कि हम सर्कुलेट करते भी थे, इसके बावजूद भी एक नया नया मामला ऐसे हुए थे। और उसको मैं मेमोरेबल इसलिए कहूँगा कि उन चैलेंजेस से मैं गुजरा, अकेला तो नहीं गुजरा, पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, बच्चों ने भी किया, टीचर्स ने भी किया, मगर एज अ लीडर फ्रंट पे पता लगता है कि पीछे से देखना कि वो संभाल रहा है और ख़ुद का संभालना, तो वो बड़ा मेमोरेबल मेरे लिए इवेंट रहा है। बड़ा सक्सेसफुली आपने हैंडल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब चीज़ों के पीछे मैंने कहा ना कि एक मेकिंग है। मैंने हैंडल ऐसे इसलिए भी कर लिया कि जो मेरे उस वक्त एजुकेटर्स के अंदर जो मेरे डायरेक्टर हैं, सर ताहिर हमीद खोखर साहब, इज सच अ नाइस मैन, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। निसार गो ऑन, गो टू, करो, कर लोगे सर, मैं ये करना, कर लोगे। इसी तरह एक्सीलेंस में मुझे इस्माइल साहब मिले, कर लेंगे। वहाँ मैंने ऑनलाइन ड्रामे किए एक्सीलेंस में, बिल्कुल उर्दू के सब चैप्टर्स को लेकर मैंने ड्रामे बना के उनको आइडिया दिया था मैंने। उन्होंने कहा इससे रिलेटेड, ऑनलाइन ड्रामा से रिलेटेड कुछ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आऊँगा उसकी तरफ। पहले तो मैं वो बताऊँ कि जो मेकिंग है ना मेरे पीछे, देखिए मेकिंग, आपने कहा ना कि यूथ को क्या मैसेज जाता है, यूथ आगे कैसे जाए, मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा टीचर आपका सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बनाता, आपकी आखिरत भी संवार देता है। फिर मुझे, मैं अगर उस्तादों में कहूँ तो मजीद अब्दानी साहब HM स्कूल के, वो मेरे उस्ताद रहे हैं, पढ़ा नहीं मैंने उनसे, मगर उनके अंडर में मैंने काम किया। फिर उनके प्रिंसिपल आतिफ शाह साहब होते थे, बड़ा सपोर्टिंग रोल था उनका भी, उन्होंने बड़ा साथ दिया। फिर मैं आगा स्कूल में होता था, वहाँ मोहम्मद शालवानी साहब, लक्ष्मण महेश्वरी साहब। तो अल्लाह पाक ने मुझ पर एक बहुत बड़ा करम किया है कि मुझे पहले से ही लोग बड़े प्यारे मिले, चाहे मजीद अब्दानी हो, चाहे लक्ष्मण महेश्वरी हो, चाहे आतिफ शाह जिलानी साहब हो, चाहे सिटीजन्स की मिसेस खान हो, और ताहिर हमीद खोखर साहब के लिए तो मैं जितने अल्फाज कहूँ वो कम है, इस्माइल साहब के लिए जितने लफ्ज़ कहूँ कम है। और आज आपके तवस्सुत से, अब्दुल वहाब साहब के तवस्सुत से मैं इस मैसेज को आगे लेके जा रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं कितने लोग मुझे देखेंगे, हज़ारों तो शायद देखेंगे ही, लाखों ना सही, उन हज़ारों से लाखों में बात जाएगी तो इस प्लेटफॉर्म से जाएगी। तो कीप अप द गुड वर्क, आप भी जारी रहें। इसी तरह चीज़ें दिए से दिया जलने से आगे बढ़ती हैं। तो जो मैंने आपको बताया अपना मामला, ये सब मेकिंग थी। अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी भी टांगे कांप जाती, मैं भी घबरा जाता, मगर मेरे जहन में वो लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे कुछ कर गुजरने में रोका नहीं कि नहीं निसार ये नहीं करो, अरे कर लो, आप करोगे, अरे कोई नया आइडिया है इस्माइल साहब जी, सर है यार, तो फिर कब अप्लाई कर रहे हो, तो निसार साहब आप कर लोगे, कब सर मैं नहीं कर सकता, अरे आप कर लोगे। तो आपने जब ये दिल में तहिया कर लिया ना कि मैं कर लूंगा, तो देन यू कैन डू दिस, फिर वही चीज़ आपकी मेमोरीज बन जाती है। सेम थिंग इज लाइक। सर मैट्रिक क्लास के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रेशियो जो देखने में आ रहा है 49%, 50%, सर इतना कम रेशियो क्यों है? इसकी देखिए, एक तो बुनियादी वजह अगर मैं आपको कहूँ तो वो ये है कि जो असातिज़ा हमारे आज के दौर के, वो ज़रा सा उस तरह से तैयार नहीं है। एक बदकिस्मती इस शोबे को ये भी रही है हमेशा कि जिसे कुछ नहीं मिलता वो टीचर बन जाता है, जिसे करने को कुछ ना मिला वो टीचर बन गया। अच्छा अब मैं, सॉरी, मैं बिल्कुल आप मेरी अपनी साइड पे भी आ जाता हूँ कि भाई मैं भी स्टार्ट टीचिंग से ही हुआ।
मगर देखिए, मैंने अपनी बात आपको क्लियर ये भी की कि मुझे एक शौक, एक लगन थी और मैं उसको लेकर चला भी हूँ ज़माने के साथ साथ। मेरे साथ और भी मेरे ऐसे दोस्त थे जो लेकर चले। मैंने अभी एक जिक्र किया था आतिफ शाह साहब का, बड़ी मायनाज में बड़ा उनसे मुतासिर हूँ, बड़े अच्छे टीचर है केमिस्ट्री के। तो वो लेकर चलने वाले की बात नहीं हो रही। यहाँ जो मामला आते हैं वो मैं जिसका मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 साल की 2 साल की टीचिंग, साथ साथ खुद भी पढ़ते रहे, MBA किया, बैंक में जॉब कर ली, दुबई से ऑफर आई, वहाँ निकल लिए, कोई और अच्छी जगह जॉब आई, राइट है, जा सकते हैं। तो हमें एक तो पहले तो हमें स्किल टीचर्स की नीड है जो बच्चों की रूह में उतर के। स्किल टीचर्स की सर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि प्राइमरी तक की जो क्लासेस है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे कुछ स्कूल्स, मैंने क्योंकि खुद एक ऐसे स्कूल से पढ़ा है, वहाँ पे जो टीचर्स प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती थी या पढ़ाते थे, वो बिल्कुल यंग बच्चे होते हैं, मैट्रिक क्लास के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे, तो वो खुद इतने काबिल नहीं होते। अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी थोड़ा सा गलत शायद मैं कह दूँ माजरत के साथ, कि बड़ी मैं आपको एक खबर ये दे रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे निसार जमान साहब जिनका मैंने जिक्र किया था, मुझे अल करीम स्कूल में ले गए और वहाँ की मैडम को मैंने ये कहा, इत्तफाक से वो मैडम वो थी जिन्होंने मुझे नेशनल टैलेंट हाउस में प्रिप पढ़ाया था, वो पहचान गई मुझे। तो उन्होंने कहा, अरे तो मेरा अपना बच्चा है। मैं फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ उनके सामने। क्या पढ़ाओगे बेटा? मैं आपको 3-4 क्लास दे दूँ? मिला मुझे मैट्रिक क्लास की कमर्शियल ज्योग्राफी दे। टीचर चले गए थे, 2 महीने बाकी रह गए थे बोर्ड के पेपर में, मैंने ऐसी तैयारी कराई, वो बच्चे मेरे हम उम्र ही थे। इवन आई वॉज 18 या 19, तो वो बच्चे 16 साल 17 साल के थे। आज वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो यार, जो आपने पढ़ाया, जरूरी नहीं है कि टीचर स्किल्ड ना हो, मगर अगर कोई ऐसे बंदे को कमांड दे दे जिसे कुछ भी ना आता हो, कख ना आता हो, और तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो फिर जहाज को डुबो ही देगा। तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, बात मामला ये है सभी साहब के, कोई मास्टर्स करके टीचिंग पे आता है कि मैं यार कुछ नहीं मिल रहा, टीचिंग कर लूं, तो उसकी टांगें कांपेगी। कोई इंटर करके आता है और वो कॉन्फिडेंट है, नॉलेज होना जरूरी है, तो मैं समझता हूँ वो कर लेगा। टीचर बनने के लिए इल्म का होना जरूरी है। तालीम बेशक आप उसे कंसीडर करें, मगर इल्म भी साथ साथ होना, नॉलेज का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो रेशो कम आ रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात है। देखिए, वजूहात में एक तो मैंने ये बताया, मैं आपको एक बहुत आसान सी बात करता हूँ। ट्रायंगल होता है, एक 3 कोने हैं। एक कोना, एक एंगल स्टूडेंट खुद है, एक एंगल टीचर है और एक एंगल पेरेंट्स है। बच्चा 7 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहने के बाद माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप को देखना है कि बच्चा घर में क्या एक्टिविटीज कर रहा है। देखिए, मैट्रिक क्लास 9 क्लास से शुरू हो जाती है। एक ट्रायंगल है, आप इसे समझ लिए, ट्रायंगल है। एक एंगल पे टीचर है, एक एंगल पे स्टूडेंट है बच्चा, एक एंगल पे पेरेंट। इन तीनों का जुड़ना जरूरी है, वरना वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल में जो टाइम स्पेंड करता है वो टीचर की जरूरत, उसको होल्ड रखना है। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि ज्यादा खींचने से रस्सी टूट जाए। बचाओ, इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। सर क्या स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा? नहीं, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी। दूसरा एंगल पेरेंट है, तीसरा एंगल वो बच्चा खुद है। अगर आपने इसे झोल दे दिया, खुला छोड़ दिया, तो वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। अब क्यों मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट ज्यादा नहीं होना, रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, आइए उस तरफ। देखिए, ये जैसी होती है, इससे आप भी गुजरे होंगे, बल्कि आप अभी शायद गुजर रहे हो, मैं भी। तो इसके अंदर ये होता है कि कुछ चीज़ों में मशवरा लिया जाता है। अरे यार, सभी बताओ ये कमरे में कलर कौन सा होना चाहिए? सभी, बाबा रेड होना चाहिए, बाबा ब्लू होना चाहिए। अरे यार, सभी के कमरे में ब्लू करवा दो। सभी चौड़ा हो गया। सभी ने कहा यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझसे पूछ के काम हो रहे हैं। अब सभी के बड़े भाई के लिए कोई लड़की देखने जा रहे हैं, शादी होनी करनी है, ब्राइड ढूंढनी है। सभी ने कहा बाबा वो समझ नहीं आ रही थी, तुम चुप रहो, तुम इतने बड़े नहीं हो गए। तो 2 मुतजाद बातें। अब सभी ने कहा पहले तो बड़ा मुझसे पूछ रहे थे। तो ये एज ऐसी है, टीन एज, जिसमें ना आप बड़े हैं ना आप छोटे हैं। अब वहां पे पेरेंट्स को बैलेंस रखना है, टीचर्स को बैलेंस रखना है। बच्चे को इतना स्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपसे बात ही नहीं कर पाएगा। बच्चे को इतना ढीला छोड़ दोगे तो फिर वो आपको सर पे चढ़ के नाचेगा। तो जहां पे डांटना है, ठंडा गर्म तार, देखिए करंट भी 2 तारों से आता है, एक फेज एक न्यूट्रल है। और वो टीचर ऐसी शख्सियत है, इसके दोनों फेज साथ लेके, दोनों तार साथ लेके चलना है। वक्त पे
गर्म हो जाना है तार को, वक्त पे ठंडा हो जाना है, करंट पास होने देना है, रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा अगर आप बच्चे को समझेंगे। सर आपने और कुछ हमारा सिस्टम भी प्रॉब्लम करता है। पेरेंट्स की आपने बात करी, तो पेरेंट्स का रोल कैसे और क्या होना चाहिए अच्छे रिजल्ट में या बच्चे की स्टडी? सबसे अच्छी बात, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका ये, मैं भी एक पेरेंट हूँ, सीधी बात है। आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो दीन की तरफ लाना है, नमाज की तरफ लाना है, उसके बाद उसे तिलावत कुरान की तरफ लाना है, और तिलावत कुरान के साथ उसे ये नहीं कहना कि सिर्फ तिलावत करनी है, तर्जुमे के साथ करनी है, भले 3 लाइनें 4 लाइनें करनी है। इसके बाद आपने बच्चे को ये देखना है कि वो अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो उसमें क्या यूज कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हाथ में लेके दे देना, अब टीनेज है वो बच्चा तो मांगेगा आपसे, बड़ा हो जाता है 9-10 का बच्चा, नहीं देना भी एक मसला है, वरना एहसास से कम तरी की तरफ जाएगा। मगर देकर उस पर चेक एंड बैलेंस रखना है, उसके टाइम पीरियड बनाने हैं, उसे रिस्पेक्ट देनी है, ये पेरेंट का रोल है। आज आप जो बोएंगे वही कल आप काटेंगे, वही पौधा कल पेड़ बनना है, फिर वो नस्लों में चला जाएगा, मेरे अब्बा तो ऐसे थे तो मैं भी ऐसे ही। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, खाना बंद करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी, मगर दोस्त भी बनना पड़ेगा। सर बहुत खूबसूरत बात करी माशाल्लाह आपने। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आप कुछ फरमा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? आप अपनी हकाइक को सामने रखें, अपने कल्चर को सामने रखें। आप बैटरियाँ बनाना ना सिखाएं, 2 सेल रखकर तार ऐसे चलेगा, रेडियो बनाना ना सिखाएं। अब ज़माना चांद पे पहुंच रहा है, मैंने स्टार्ट में भी यही बात की थी आपसे। और कदम कदम पे बच्चों की रहनुमाई एक अच्छा टीचर कर सकता है, मोटिवेट करें, बेटा यही मोबाइल है जिसके ऊपर आप चैट कर रहे हो, यही मोबाइल पे आप चीज़ें सर्च करो ना, क्यों नहीं मिलेगी। अभी कुछ हमारे बच्चों ने, कराची के ही बच्चों ने, कुछ वो स्लिपिंग कुछ अलर्ट टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया कि अगर ड्राइवर सोते सोते ड्राइव करते करते सो जाए तो वो अलर्ट कर देता है। बिल्कुल, कोयटा के लड़कों ने सोलर से चलने वाली कार बनाई थी, कहाँ गए वो? जापान भाग गए, ले गया जापान उठा के उनको। इकबाल तो कहते हैं कोई काबिल हो तो हम दात कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं, हम नहीं दे रहे। तो ये सारी सब मर्ज का इलाज एक ही है कि आप करप्शन से निकलें, तालीम में जो करप्शन हो रही है उससे निकलें, एजुकेशन में हम अपने बच्चों के साथ जो करप्शन कर रहे हैं हम उससे निकलें। सर कैसे निकलेंगे करप्शन? अपनी ज़ात को बदल कर, क्योंकि सबसे पहली तब्दीली आपके लिए कोई लीडर नहीं लाएगा, तब्दीली आपकी ज़ात से आती है। देखिए मोमिन का दिल जो है ना वो एक आला है। आप कभी देखिए कोई गुनाह की तरफ जाए कि देखिए गुनाह हमसे हो जाता है, इंसान है, अज़ाब और सवाब के मामलात में घिरे रहते हैं। तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा दिल हमें मुस्तकिल इंडिकेट करता रहता है, यार ये तूने गलत किया, सर साहब आपसे गलत हुआ, यार सॉरी कर दो। और उसका बेहतरीन वक्त रात के सोते वक्त, पूरे दिन को सोचे कि आपने आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कल उससे कुछ उसको बेहतर करेंगे। और अगर गलत किया है तो माफ़ी मांग लेना बुरी बात नहीं है, और पूछ लेना बुरी बात नहीं। इल्म के लिए पूछ लेना बहुत अच्छा है, पूछने से इल्म बढ़ता है। सर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको देखा हो लाइफ में कामयाब होता है, वो देखकर बहुत खुशी होती हो कि आज माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट है और इसी लेवल पे खड़ा हुआ है? माशाल्लाह बहुत सारे हैं, उनमें सबसे सर फहरिस्त अब्दुल वहाब साहब हैं, जो आपके इस इदारे सनलाइट के साथ भी हैं, और ये जो आप पॉडकास्ट चला रहे हैं उसकी भी रहनुमाई वही कर रहे हैं। अब्दुल वहाब से मैं HM स्कूल में मिला था, और जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया था तो मैं बाहर बैठा हुआ था, और वो आकर मेरे पास परफेक्ट थे, वो आगे बराबर में बैठ गए, मेरे बराबर में, सर आप इंटरव्यू देना है? मैंने जी भी। तो मुझे उस वक्त भी उन पर बड़ा प्यार आया था, और लगा था कि ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आगे जाएगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट थे मेरे, अब्दुल रज़ाक नाम था उनका, वो इंजीनियर है माशाल्लाह। एक यूफोन के अंदर जो है वो अच्छी पोस्ट पर है, नरगिस रुधानी लड़की थी, वो मुझे, वो साइंस की स्टूडेंट थी, वो अक्सर कहती रहती थी सर वो, मैं कोई भी बात करूँ सर प्रूफ दे, सर बेटा प्रूफ का, सर साइंस कहता है प्रूफ होता है। तो उसके लिए भी मैंने एक नज़म लिखी थी, वो आपको मैं वो नज़म भी इंशाल्लाह चलते चलते सुना देता हूँ कि मांगते रहते हो जो हर बात का सबूत, लाओ तो ज़रा ढूंढ अपनी ज़ात का सबूत। ये बच्ची के लिए मैंने लिखी थी कि मांगती रहती हो जो हर बात का सबूत, लाओ तो ज़रा ढूंढ अपनी ज़ात का सबूत। हर बात का सबूत हो ये मुमकिन तो नहीं है,
होता कहाँ पर है तहुमात का सबूत, और मूसा ने नील चीरा मोहम्मद ने चांद को, लाओ मिसाल ऐसी या मौजज़ात का सबूत। और कैसे खिला है गुल मट्टी के जिगर से, पूछो ना मट्टियों से बाकियात का सबूत। तो ये मैंने उसी वक्त बैठे बैठे लिख दी थी बच्ची के लिए, तो वो भी बड़ी मेरी क्रीम स्टूडेंट थी, लाइक अब्दुल वहाब, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे माशाल्लाह बहुत आगे गए हुए हैं, तो अच्छा लगता है। एक और स्टूडेंट है मेरी, मनाल नाम है उनका माशाल्लाह, और मैं बड़े अच्छे इदारे को वो चला रही हैं। तो ऐसे ही मेरा वहाँ से गुजर हुआ, किसी काम के हवाले से कोचिंग सेंटर लेकर बैठी हुई है वो, यहीं पे खतरी कोचिंग सेंटर है गेस। तो उन्होंने मुझे देखा तो वो, सर आप खड़ी हो गई सीट छोड़कर, सर आप यहाँ बैठे। यही अब्दुल वहाब ने भी किया था जब मैं पहली बार सनलाइट, तो बड़ा प्राउड फील होता है व्हेन वी सी आवर स्टूडेंट लाइक दे आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार। तो मैं चाहूँगा कि कभी ऐसा हो कि वो भी, अब्दुल वहाब भी यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हो और वो मेकिंग में मेरा नाम लें, और मुझे मग़फ़िरत की दुआओं में हमेशा याद रखें। सबसे बेहतरीन दुआ यही होती है कि जब अपने माँ बाप को मग़फ़िरत की दुआ में याद रखते हैं तो असातिज़ा को भी साथ याद रखा जाए। सर, प्रोग्राम के एंड पर, पॉडकास्ट के एंड पर हमारे यूथ को, हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, पैगाम यही है कि अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है और कॉमन मैन के लिए, सबके लिए जनरली एक मैसेज है कि पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, दोनों चीज़ें हैं दुनिया में आपके सामने, मगर आप दरिया की तरह ज़िंदगी गुजारें। जो शहरों, देहातों, गांव, कबीलों, गली गलियारों, पूछो कहीं से भी गुजर, जहाँ से गुजरता है उसको सैराब कर देता है बिला तफरीक। तो दरिया की तरह ज़िंदगी गुजारें, दरिया दिल बने, जहाँ जाए सैराब कर दें। सैराब होते ही कई लोगों की भूख, कई लोगों की प्यास मिटा दें। वो प्यास चाहे फिर इल्म की हो, चाहे किरदार की हो, चाहे अमल की हो, तो बाअमल बने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे। और कामयाबियाँ तभी मिलती है जब बुज़ुर्गों की दुआएं ली जाए। अपने बुज़ुर्गों को कभी फरामोश नहीं करना है, ना किताबों के ना कॉलेज के दर से पैदा, इल्म होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। तो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, तो इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।